रिकॉर्डिंग। ठीक है, लेट हो रहा है थोड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कवर हो जाएगा। हार्मोनिक फंक्शन। ओके, सो इन जनरल लेट्स से f इज एनी फंक्शन। f जो है वो कोई फंक्शन है, और अगर ये फंक्शन किसी ऐसे रिलेशन को सेटिस्फाई करता, पहले मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूं कि ये फंक्शन किस वेरिएबल का है। लेट्स से ये फंक्शन किसी दो वेरिएबल x एंड y का है। मैंने इस फंक्शन f का पार्शियल डेरिवेटिव 2 टाइम्स कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, एंड मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y 2 टाइम्स, है ना। सो डेल स्क्वायर f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर f अपॉन डेल वाई स्क्वायर, अगर इन दोनों को ऐड करने के बाद 0 आ जाती है तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि f जो फंक्शन है वो फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन, दिस फंक्शन इज हार्मोनिक फंक्शन। ओके, अब यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है कि हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस पढ़ा है fz। fz इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं u प्लस iv। मैंने एक कंडीशन डाल दिया यहाँ पर कि लेट f of z इज एनालिटिक फंक्शन। अगर f of z एनालिटिक फंक्शन है तो वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो CR इक्वेशन क्या बोलते हैं कि CR इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y, del u अपॉन del x del v अपॉन del y के इक्वल होता है, एंड del u अपॉन del y की जो वैल्यू होती है दैट इज माइनस del v अपॉन del x के इक्वल होती है, माइनस del v अपॉन del x के इक्वल होती है। तो ये दो इक्वेशंस मिलकर हमारे कॉचीज राइमन इक्वेशंस बनाते हैं। अब मैंने क्या बोला कि मुझे चेक करना है कि u जो है वो हार्मोनिक है या नहीं। तो मैंने क्या किया कि इस फंक्शन u का x के रिस्पेक्ट में फिर से डेरिवेटिव किया। तो मैं बोलूंगा कि डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जो निकल कर आएगा वो डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स डेल y बनेगा। उसी तरीके से यहाँ जो फंक्शन लिखा हुआ है दैट फंक्शन इज डेल यू अपॉन डेल वाई, और इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की मैं बात करूँ तो माइनस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई डेल एक्स लिखते हैं। अब थोड़ी सी समझने वाली चीज है कि सर क्या ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होंगी, क्या ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होंगी? तो यस, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन v है वो एनालिटिक फंक्शन का पार्ट है, और v यहाँ पर कंटिन्यूअस भी है। कॉचीज राइमन इक्वेशन के पहले एनालिटिक फंक्शन के कंडीशंस में हमने डाला था कि u v ux uy vx vy ऑल दीज आर कंटिन्यूअस फंक्शन। सो उसके सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होंगे, तो ये दोनों जो वैल्यू होंगी वो इक्वल होंगी, ये दोनों वैल्यूज होंगी वो इक्वल इक्वल अमाउंट होंगे। वहां पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, उसको ध्यान में रखें। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो सर इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको मिलेगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको ऐड कीजिए इसके साथ, तो ये प्लस में और ये माइनस में दोनों ऐड होकर 0 दे देंगे। इट मीन्स किसी भी एनालिटिक फंक्शन के लिए अगर एफजेड एनालिटिक फंक्शन है देन u and v मस्ट बी हार्मोनिक, वो दोनों हार्मोनिक होंगे ही होंगे, है ना, वो दोनों हार्मोनिक होंगे होंगे इस चीज। जैसे मैंने u के लिए लिखा है ना, वैसे ही ये v के लिए भी हो जाएगा डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये भी 0 निकल कर आएंगे। आपको सिर्फ करना क्या है, ये भी डेल v अपॉन डेल वाई है, इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लीजिए। ये डेल v अपॉन डेल एक्स है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लीजिए, v वाला रिजल्ट भी आपका ट्रू हो जाएगा। हमें क्या ध्यान रखना है कि स्टूडेंट ऐसा समझ लेते हैं कि अगर एफ जेड एनालिटिक है तो यू एंड वी हार्मोनिक होंगे, एंड यू एंड वी हार्मोनिक होंगे तो एफ जेड एनालिटिक नहीं, ये दूसरा वाला ट्रू नहीं है। सो ध्यान में रखिएगा, इफ यू एंड वी if u and v both are harmonic then it is not necessary that fz will be analytic. If u and v
are harmonic, then it is not necessary that fz is एनालिटिक। ये कोई जरूरी नहीं है कि fz एनालिटिक होगा। और इसके लिए हम लोग जो यूज करने वाले हैं कि हम लोग क्रॉस एग्जांपल लेकर इस चीज को जस्टिफाई कर लेंगे। सो लेट से मैं एक फंक्शन लेता हूं fz इज इक्वल टू z बार। सर z बार इज नॉट एनालिटिक, ये तो एनालिटिक है ही नहीं। दिस इज नॉट एनालिटिक फंक्शन, है ना, क्योंकि इसका पार्शियल डेरिवेटिव z बार के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो सर ये तो एनालिटिक होगा ही नहीं, ये एनालिटिक नहीं है। लेकिन इसका अगर मैं कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखूं तो x माइनस आई वाई आएगा। इट मीन्स u की वैल्यू जो है वो x के इक्वल है एंड v की जो वैल्यू है वो माइनस y के इक्वल। ये u एंड v कॉचीज रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप चेक कर सकते हो सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, वो चेक कर सकते हो। सर डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू 1 के इक्वल है एंड डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू माइनस 1 की इक्वल है। कॉचीज रायमन इक्वेशन होता है डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y। दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। इट मीन दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। वो कॉचीज रायमन इक्वेशन से भी हमें पता चल गया। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि क्या ये u एंड v हार्मोनिक है? तो मैं हार्मोनिक बिहेवियर चेक करने के लिए मैं u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स करूंगा एंड u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 2 टाइम्स करूंगा। तो हमने ऑब्जर्व किया कि u का अगर 2 बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें, 1 टाइम करेंगे तो 1 आएगा, दूसरी बार करोगे तो 0 हो जाएगा। सर 0 आ गया। u का अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो सर ये फंक्शन सिर्फ x का है, डबल डेरिवेटिव करो या एक बार ही डेरिवेटिव करो वो तो 0 आने वाला है। तो ये 0 आ गया। इट मीन 0 प्लस 0 0। u हार्मोनिक है, u इज हार्मोनिक। फंक्शन एनालिटिक नहीं है लेकिन फिर भी u क्या है? हार्मोनिक है। उसी तरीके से अगर मैं डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल वाई स्क्वायर करता हूं तो देखो v की वैल्यू माइनस वाई है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे 0 आ जाएगा। और इसका 2 बार y के रिस्पेक्ट में करोगे तब पर भी सर ये 0 आ जाएगा। सो यहाँ से हमें ये भी पता चला कि v इज हार्मोनिक। v भी जो है वो भी हार्मोनिक है ना। तो यही ध्यान में रखना कि u एंड v अगर हार्मोनिक हो तो ये नेसेसरी नहीं है कि fz एनालिटिक होगा। लेकिन हाँ, ये ऑब्वियस ट्रू है कि अगर fz एनालिटिक होगा, अगर fz एनालिटिक होगा तो u एंड v दोनों हार्मोनिक होंगे ही होंगे। ये कंफर्म है। ओके, सो एक चीज हमने ये कवर किया। दूसरा हम लोग कवर करने वाले हैं इंटायर फंक्शन। इंटायर फंक्शन कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है एफ ऑफ जेड जिसको हम लोग u प्लस आई भी लिख रहे हैं। अगर ये u प्लस आई भी एफ जेड फंक्शन ये एनालिटिक हो, कहाँ एनालिटिक होना चाहिए? एनालिटिक ओवर, एनालिटिक ओवर इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन, एनालिटिक ओवर इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे अगर वो एनालिटिक होता है तो इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एफ जेड को हम इंटायर फंक्शन बोला करेंगे। इंटायर मतलब पूरा, है ना। तो उस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को अगर वो इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक होता है तो उसे हम इंटायर फंक्शन बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस जेड इज इंटायर फंक्शन और नॉट। तो मैंने सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी सोची कि सर ये कंटिन्यूअस तो है ही। अगर मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन z बार के रिस्पेक्ट में कर दूं तो ये 0 हो गया। इट मींस कॉचीज रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं बोल दूंगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है वो एनालिटिक है ओवर द ऑल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटायर कॉम्प्लेक्स नंबर पे ये एनालिटिक। दैट्स व्हाई दिस इज इंटायर फंक्शन। दिस इज इंटायर फंक्शन। दूसरे एग्जांपल लेते हैं। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू z upon z minus 1. Sir, this complex variable function is not continuous at z is equal to 1. अगर continuous नहीं है तो differentiable नहीं होगा, differentiable नहीं है तो analytic नहीं होगा. So not analytic at
z इज इक्वल टू 1, हमें पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे वो एनालिटिक चाहिए। सर मुझे एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहां पे ये एनालिटिक नहीं है, इट मीन दिस इज नॉट एन इंटायर फंक्शन, ये इंटायर फंक्शन नहीं है, नॉट एन इंटायर फंक्शन। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इंटायर फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर पूरे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे अगर वो एनालिटिक होगा तो हम लोग बोलेंगे कि वो इंटायर है। अगर कोई एक भी पॉइंट ऐसा मिल गया तो हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे कि वो इंटायर नहीं है। अरे अब जैसे एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि एफ जेड इज इक्वल टू रूट जेड, मैंने लिखा यहाँ पे ब्रांच कट का कॉन्सेप्ट आता है, उस चीज को भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर इन्वॉल्व करेंगे। ब्रांच पॉइंट का भी कॉन्सेप्ट आता है। अगर मैं इस फंक्शन की मैं बात करूं, सर दिस इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज कंटिन्यूअस। अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड बार करूं, तो सर ये जेड का फंक्शन है, जेड बार के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे ये जीरो हो जाएगा। सर ये दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है, फिर भी ये एनालिटिक नहीं है। इट मींस इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो नया है, कुछ ना कुछ तो नया है। ये रूट जेड है, कंटिन्यूअस तो है, एफ का जेड बार के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सर ये जेड का फंक्शन है, जेड बार के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे वो जीरो आ जाएगा, फिर ये एनालिटिक क्यों नहीं हुआ? तो इसमें सोचने वाली चीज क्या है कि आपको याद होगा कि रियल वेरिएबल के टर्म्स में अगर एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स लेते थे, तो जब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे एफ डैश एक्स, तो हम लोग क्या लिखते थे, 1/2 रूट एक्स। फिर मैं आपसे पूछता था कि क्या एफ डैश की वैल्यू जीरो पे फाइनाइट वैल्यू देगा? सर जीरो पे ये इंफिनिटी बन रहा है ना, यहाँ पे जीरो प्लस पुट कर लोगे तो 1/0 प्लस इज प्लस इंफिनिटी, वो इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। या फिर हम लोग ऐसा बोल देंगे कि एग्जैक्ट जीरो ले लो तो 1/0 नॉट डिफाइन बोल दो, तो यहाँ पर जो है एफ डैश जीरो नॉट डिफाइन हो रहा है। उसी तरीके की तरह सोचो कि अगर एफ डैश जेड में फाइंड आउट करता हूँ तो ये 1/2 रूट जेड आता है। सर जेड इज इक्वल टू जीरो पे तो ये डिफाइन ही नहीं करेगा, 1/0 आ जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइन बन जाएगा यहाँ। इट मीन ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन जो है वो स्पेशल टाइप में आ रहा है और ये भी एनालिटिक नहीं है। सो नॉट एन एनालिटिक फंक्शन, नॉट एनालिटिक एट विच पॉइंट? सर नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल टू जीरो, वो z इज इक्वल टू जीरो पे एनालिटिक नहीं होगा। ओके, तो ये सब छोटी छोटी जो चीजें हैं वो अपने को ध्यान में रखनी। फर्क क्या पड़ता है ये चीज समझने की है कि अगर आप रूट जेड के बारे में पढ़ोगे, तो रूट जेड जब हम लोग पढ़ रहे थे कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो आई का स्क्वायर रूट में निकालने की कोशिश करो, जेड की जगह मैंने आई लिया, तो हमें दो वैल्यूज मिल रहे थे, दो वैल्यूज मिल रहे थे, ये क्या बन रहा था, मल्टी वैल्यूड फंक्शन बन रहा था ना, दो दो वैल्यूज दे रहे थे स्क्वायर रूट वगैरह ये सब। तो जब भी ऐसी वैल्यू दो दो वैल्यू देता है, हमें डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या होती है कि यूनिक वैल्यू लेना चाहिए। अब उसी तरीके से जब स्क्वायर रूट ऑफ जेड की बात करते हैं तो वो क्या होता है कि पाई के टर्म्स में हम लोग एक बार पाई माइनस पे जाते हैं और एक बार माइनस पाई प्लस पे जाते हैं, तो यहाँ से वैल्यूज डिफरेंट और यहाँ से वैल्यूज डिफरेंट देते हैं। वही ओरिजिन के अबाउट में जब हम स्क्वायर रूट ऑफ जेड को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो मल्टीपल वैल्यूज देना स्टार्ट करते हैं, मल्टी वैल्यूड फंक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाता है वहां पर। इसलिए उस पॉइंट को हम लोग वहां पर ब्रांच पॉइंट बोलते हैं और ये जो कॉन्सेप्ट कहलाता है ब्रांच कट कहलाता है। सिर्फ एक्जी और एमए में वो कॉन्सेप्ट यूज होता है, लेकिन हमने क्वेश्चन के तौर पे यहाँ पर रख दिया कि अगर कभी भी कोई पूछ देगा स्क्वायर रूट ऑफ जेड तो आप बोलोगे नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू जीरो, वो जेड इक्वल टू जीरो पे एनालिटिक नहीं है, इतना ध्यान में रखना है। ओके, अब हम लोग कुछ कवर करने वाले कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियबिलिटी में। हमने यहाँ पर मान लिया है कि एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई भी एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है जो कि एनालिटिक है। मैंने ऐसा मान लिया है कि ये एनालिटिक फंक्शन है और इसी पे हमारा डिस्कशन चल रहा है। इसके बाद फर्स्ट क्या है, इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं मिलने थॉमसन मेथड। ये मिलने थॉमसन मेथड क्या कहता है कि आप इन दोनों में से कोई एक भी मुझे बता दो, इन दोनों में से कोई मुझे एक भी बता दो। लेट से मैंने बोल दिया यू जो है वो दिया हुआ है, यू गिवन है ना, यू इज गिवन, यू दिया हुआ है, और वो मुझसे पूछ दे कि एफजेड के बारे में बता दो। कंडीशन क्या है, फंक्शन एनालिटिक, यू इज गिवन, जो यू दिया हुआ है वो एक पार्ट है एनालिटिक फंक्शन का, यू प्लस आईवी का। अब मुझसे पूछा है कि एफजेड बता दो। सो दिस मिलने थॉमसन मेथड कैन बी यूजफुल इफ दे आस्क्ड अबाउट द एफजेड, है ना, बाय गिविंग
बाय गिविंग आइदर u और v। अगर u और v में से कोई एक भी मुझे दे दिया और मुझे fz के बारे में पूछा, तो मैं मिलने थॉमसन मेथड का यूज करूंगा। इसको यूज कैसे करते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले मैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन fz को लिख लूंगा कि fz जो है वो u प्लस आई भी है। इसके बाद इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन f का मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आप लिखोगे डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल v अपॉन डेल एक्स। अब समझिए कि u दिया हुआ है, यहाँ पर u ये आप फाइंड आउट करोगे, लेकिन ये कैसे फाइंड आउट होगा, मुझे तो भी पता ही नहीं है। तो मैं कॉचीज राइमन इक्वेशन का हेल्प लूंगा। कॉचीज राइमन इक्वेशन कहता है कि डेल v अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस डेल u अपॉन डेल वाई, क्योंकि डेल u अपॉन डेल वाई माइनस डेल v अपॉन डेल एक्स के इक्वल होता है। तो डेल v अपॉन डेल एक्स माइनस डेल u अपॉन डेल वाई के इक्वल हो जाए। तो मैं उसी से यहाँ पे रिप्लेस कर लूंगा। सो डेल u अपॉन डेल एक्स माइनस आई डेल u अपॉन डेल y। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे u दिया हुआ है, तो मैं डेल u अपॉन डेल x भी कैलकुलेट कर सकता हूँ और डेल u अपॉन डेल y भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। दोनों कैलकुलेट हो गया, इट मीन्स मुझे डेल f अपॉन डेल x की वैल्यू आ चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पर है कि अगर u x एंड y का फंक्शन है, v x एंड y का फंक्शन है, तो डेल u अपॉन डेल x भी x एंड y का फंक्शन हो सकता है। डेल u अपॉन डेल y भी x एंड y का फंक्शन हो सकता है। अब मिलने थॉमसन मेथड ने कहा कि जहां कहीं भी x है उसको आप z से रिप्लेस करोगे, जहां कहीं भी y है आप उसको 0 से रिप्लेस करोगे। ऐसा करने से ये पूरा फंक्शन सिर्फ और सिर्फ z का बचेगा, क्योंकि x को आपने z से रिप्लेस कर दिया और y को 0 से रिप्लेस कर दिया, तो y का तो कोई टर्म्स रहेगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ z का रहेगा। इट मीन्स ये जो पार्शियल डिराइवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x बच रहा है वो डायरेक्ट डिराइवेटिव डी एफ जेड अपॉन dz बन जाएगा। दैट कैन बी रिटन एज, देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स है ना, इसको मैं ऐसे सिंबल से लिख लेता हूँ ux। और जहां कहीं भी इसमें x दिखेगा आपको, उसको आप z से रिप्लेस करोगे, जहां कहीं भी y है उसको आप 0 से रिप्लेस करोगे। माइनस आई डेल यू अपॉन डेल y को मैं यू वाई लिख रहा हूँ, जहां कहीं भी x होगा आप उसको z से रिप्लेस करोगे, जहां कहीं भी y होगा आप उसको 0 से रिप्लेस करोगे। मुझे चाहिए सर एफ जेड। अगर आपको एफ जेड चाहिए तो इस पूरे को z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लो। सो यू एक्स जेड कॉमा जीरो माइनस आई यू वाई जेड कॉमा जीरो डी जेड, है ना, प्लस एक कांस्टेंट लगा लीजिए जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। इस तरीके से हमें एफ जेड की वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान में रखेंगे, मुझे फार्मूले की तरह इन चीजों को याद नहीं रखना है। ऑलरेडी टेक्निकल सब्जेक्ट में बहुत फार्मूले हैं, सब फार्मूले का लोड नहीं लेना है। हमने मेथड सीखा है, मेथड पे कमांड रखेंगे और मेथड से क्वेश्चन करने पे कोई भी ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता है। हाउएवर मैंने आपको ऐसे ही बोला कि वो यू दिया हुआ रहेगा, आपसे भी पूछेगा, तो हम इसके लिए मेथड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि भी तो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा और ऑप्शन में सी आर इक्वेशन लगा लोगे आपका आंसर आ जाएगा। हमें ये कब करना है, जब हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए, यू दिया हुआ है मुझसे एफ जेड पूछ दिया कि क्या है, वी दिया हुआ है मुझसे एफ जेड पूछ दिया कि क्या है, तो मुझे इनकी जरूरत मिलने थॉमसन की पड़ सकती है ना। अब एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। हमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि लेट एफ जेड is an analytic function, fz is equal to u plus iv जो है वो analytic function है, this is analytic function, okay। and उसने एक वैल्यू दे दी है u की, u की वैल्यू उसने दे दी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड मुझसे पूछा है कि आप इसके लिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन fz के बारे में बताओ। तो जब भी सॉल्यूशन निकालना होगा तो हम स्टार्ट एफ जेड से ही करेंगे। एफ जेड पूछा है, एफ जेड से स्टार्ट करेंगे। मैं लिख लूंगा एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। यू क्या है यहाँ पर, वी क्या है यहाँ पर, ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। सर यू मेरे पास नोन है, वी नोन नहीं है। मैंने इसका सेकेंड स्टेप लिखा, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। फिर इसके बाद मैं बोलूंगा काउचीज रायमन इक्वेशन, सीआर इक्वेशन लगा लो। तो मैं बोलूंगा डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस आई डेल यू अपॉन डेल वाई। यू नोन है सर,
u के लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 2x। u नोन है, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी होगी? -2y। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो मैंने लिख लिया 2x माइनस आई 2y। माइनस एंड माइनस इट विल बिकम प्लस, बिकॉज सी डेल यू अपॉन डेल वाई -2y के इक्वल है, तो जो यहाँ पे माइनस था वो माइनस माइनस प्लस बन गया। ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स। मिलने थॉमसन मेथड बोलता है कि आपको x को z से रिप्लेस करना है एंड y को 0 से रिप्लेस करना है। तो जो ये पार्शियल डिराइवेटिव था वो डायरेक्ट डिराइवेटिव डेल एफ जेड अपॉन डी जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद इस साइड में x को z से एंड y को 0 से रिप्लेस कर, सो इट विल बिकम 2z प्लस आई टाइम्स 0। इसको हटाई दो, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा दिया। अब मुझे दोनों साइड में इंटीग्रेट कर लेना है। जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो एफ जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 2z का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर और एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c भी लिख लेंगे। सो ये एफ जेड की वैल्यू आ चुकी है दिए हुए वैल्यू u के लिए। क्लियर हुआ? समझ में आया कॉन्सेप्ट्स? यस। नाउ एक एग्जांपल के थ्रू ही हम लोग v वाला कवर करते हैं ताकि हमें v पे भी वर्क करना आ जाए। सो लेट यहाँ पर दिया हुआ है एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है u प्लस आई वी। ये एनालिटिक फंक्शन बोला गया है क्वेश्चन, है ना? और उसके बाद v की वैल्यू दे दी गई कि v जो है वो x इंटू वाई के इक्वल है, v इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। हमसे पूछा है कि आपको एफ जेड बताना है कि एफ जेड की वैल्यू क्या होती है। सो बिल्कुल सेम अप्रोच सेम मेथड, सिर्फ v के लिए वर्क करना है, इतना ध्यान रखें। तो सॉल्यूशन के लिए लिखेंगे एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। सेम स्टेप सर, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। सर मुझे v दिया हुआ है तो डेल वी अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, u नहीं दिया हुआ, इट मीन मुझे कॉचीज रायमन इक्वेशन का हेल्प लेके इसको चेंज करना पड़ेगा। तो कॉचीज रायमन इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है? सो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसा लिख लेता हूँ, दिस इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब सर v दिया हुआ है, v का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, ये रहा v। सो v का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो x देगा, एंड v का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो y देगा। दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर, v का y के रिस्पेक्ट में किया x आया, एंड v का x के रिस्पेक्ट में किया तो वो y आया। सो दिस इज डेल f अपॉन डेल x। अब मिलने थॉमसन मेथड के अकॉर्डिंग x को z से रिप्लेस करने हैं एंड y को 0 से रिप्लेस करने। जब हम ऐसा करेंगे तो मुझे डायरेक्ट डिराइवेटिव डेल एफ अपॉन डी एफ अपॉन डी जेड मिलेगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू एक्स को जेड से रिप्लेस किया, वाई को 0 से रिप्लेस किया, वो पूरा खत्म हो गया। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करके आंसर दे देना है। सो इंटीग्रेट किया सर, जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी लगा लेते हैं, फिनिश हो गया। सो u अगर दिया हुआ है तो मैं एफ जेड निकाल सकता हूँ, v अगर दिया हुआ है तो भी एफ जेड निकाल सकता हूँ, एंड ये जो मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग, इस मेथड का नाम मिलने थॉमसन मेथड। अब एक नेक्स्ट मेथड हम लोग कवर करते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड एज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, उसको पहले थोड़ा रिवाइज कर लेंगे ताकि हमें कोई तकलीफ ना हो। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा होता था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते थे अगर डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, जहां पे dy लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट,
इज इक्वल टू जो x के रिस्पेक्ट, जो x के साथ डिराइवेटिव लिखा हुआ है उसका y के रिस्पेक्ट, अगर ऐसा लिखा हुआ ऐसा निकल कर आता था तो हम लोग बोलते थे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस इज इन एग्जैक्ट फॉर्म, ये एग्जैक्ट फॉर्म में होगा। अगर ये एग्जैक्ट फॉर्म में है तो इसका जो सॉल्यूशन लिखते थे हम लोग वो कुछ ऐसा लिखते थे, इंटीग्रेशन m dx कीपिंग y इज इक्वल टू कांस्टेंट प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। हमें n में वो टर्म्स लेने हैं जो जिसमें x ना हो, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, उसमें x नहीं होना चाहिए। अब ये जो निकल कर आ गया यहाँ पर मैंने dy लिख लिया एंड इज इक्वल टू कांस्टेंट c लिख लेंगे, तो ये सॉल्यूशन देता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, इट मींस जो m की वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है एंड जो n की वैल्यू है वो 2xy है। अब मैं n का पार्शियल डिराइवेटिव x के रिस्पेक्ट में करके देखता हूँ। अगर n का पार्शियल डिराइवेटिव x के रिस्पेक्ट में करोगे तो सर ये 2y निकल कर आएगा, 2y निकल कर आएगा। अगर मैं m का पार्शियल डिराइवेटिव y के रिस्पेक्ट में करूं तो क्या निकल कर आएंगे, सर अगर इसका पार्शियल डिराइवेटिव y के रिस्पेक्ट में कर लूं तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये -2y निकल कर आएगा। डेल एन अपॉन डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू डेल एम अपॉन डेल वाई। अगर मैं यहाँ पर ऐसा रखता हूँ तो माइनस साइन रखता हूँ तो यहाँ पे माइनस आएंगे और माइनस होने के कारण यहाँ पे -2y आएगा, ठीक है। अब दोनों इक्वल आ गया। अब अगर ऐसा इक्वल है तो मैं बोलूंगा यस दिस इज इन एग्जैक्ट फॉर्म, ये जो हो गया वो एग्जैक्ट फॉर्म हो गया। और एग्जैक्ट फॉर्म है तो इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। यहाँ पर जो भी टर्म्स लिखे हुए हैं उन सभी टर्म्स में x का टर्म है ना, -2xy है, मतलब ये x पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये y के साथ मल्टीपल में, मतलब कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जिसमें x ना हो। तो मैं लिखूंगा 0 dy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर में माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते समय यहाँ पर y को कांस्टेंट लेना है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर को कांस्टेंट मानेंगे तो इंटीग्रेशन एक्स इंटू वाई स्क्वायर है, ये भी एक कांस्टेंट देगा क्योंकि कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, सो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट और कांस्टेंट दोनों साइड एक नया कांस्टेंट ऐसा लिख सकते हैं। तो ये सॉल्यूशंस दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का निकल कर आएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज आने वाला है कि हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड से कैसे कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन में यूज करते हैं। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन मैंने डाल दिया कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी इज एन एनालिटिक फंक्शन। ये मेंशन है कि ये एनालिटिक फंक्शन है ना। अब ये मेथड यूज कब करेंगे, ये मेथड यूज कब करेंगे इसको लिखना जरूरी है ना। तो जब u दिया हुआ हो, u इज गिवन, और मुझे पूछा हो कि v की वैल्यू कितनी है, और v दिया हुआ हो, v इज गिवन, एंड मुझसे पूछा हो कि u की वैल्यू कितनी है, तो मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड का यूज करूंगा, इल्स मैं इस मेथड पे कभी भी वर्क नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। अब लग केस वन मैं ऐसा ले लेता हूं, लेट्स से u इज गिवन, u इज गिवन, u दिया हुआ है, तो आपको चाहिए क्या, सर अगर u दिया हुआ है तो मुझे चाहिए v, तो मैं सबसे पहले टोटल डेरिवेटिव लिखूंगा v का, तो v का टोटल डेरिवेटिव dv कहलाएगा। v किसका फंक्शन है, सर v इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो मैं लिखूंगा डेल v अपॉन डेल x dx प्लस डेल v अपॉन डेल y dy। यहाँ पर डेल v अपॉन डेल एक्स dx लिखा, डेल v अपॉन डेल y dy लिखा, ओके। लेकिन सर मेरे पास v तो नोन नहीं है, मुझे तो डेल v अपॉन डेल एक्स डेल v अपॉन डेल y कैलकुलेट कैसे करेंगे, मुझे तो u दिया हुआ है। जब मेरे पास u दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर कॉचीज राइमन इक्वेशन का यूज करने वाला हूँ, मैं सबको u के टर्म्स में लेकर आऊंगा।
सो डेल वी अपॉन डेल एक्स, देखो कॉचीज राइमन इक्वेशन बोलता है कि डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। सो डेल वी अपॉन डेल एक्स को मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई, यहाँ पे dx बन गया, प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई को क्या लिख सकते हैं सर, डेल यू अपॉन डेल एक्स जो होता है वो डेल वी अपॉन डेल वाई के इक्वल होता है। तो डेल वी अपॉन डेल वाई को मैं लिख सकता हूँ डेल यू अपॉन डेल एक्स डी वाई। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरा कि ये जो फंक्शंस यहाँ पे मुझे चाहिए होंगे डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स, यू दिया हुआ है तो मैं ये दोनों वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब मुझे ये चीज समझना है कि क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम अपन चेक कर रहे होंगे, क्योंकि अगर फंक्शन एनालिटिक होगा तो वो ऑलवेज एग्जैक्ट फॉर्म में होना ही होना है, हमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ओके, देखो मुझे इस वाले टर्म का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको मिलेगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। मुझे इसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करना है, तो आपको मिलेगा माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। मुझे ये प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल होता है। यस, ये दोनों इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि अगर एफ जेड एनालिटिक फंक्शन हो तो u एंड v हार्मोनिक होते हैं। अगर u एंड v हार्मोनिक होते हैं तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर ये जीरो होगा। इसका मतलब हुआ कि डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर के इक्वल होंगे। इट मीन्स ये वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर गया, है ना। तो जब भी ऐसा होगा तो हम इसको अब चेक भी करने नहीं जाएंगे, मेथड का नाम ही है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। सो अगर एफ जेड एनालिटिक होता है तो ये वाला इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में होना ही होना है, सो हम चेक करने भी नहीं जाएंगे। अब हमारा टारगेट है कि हम इससे सॉल्यूशन निकालें। तो सॉल्यूशन निकालेंगे तो मुझे v निकलेगा, v निकालेंगे तो मैं इंटीग्रेशन लिखूंगा माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई dx, कीपिंग y इज इक्वल टू कांस्टेंट, मुझे y को कांस्टेंट मान लेना है, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ दिस नॉट कंटेनिंग x, मैं यहाँ पर लिख लेता हूं टर्म्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स नॉट कंटेनिंग x dy, है ना। ये v की वैल्यू आ गई, और यहाँ पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड कर लेना, है ना। इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट ऐड करना जरूरी हो जाता है। तो ये मुझे तब करना है जब मुझसे भी पूछा गया हो। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा तो आप कॉचीज राइमन इक्वेशन से क्रॉस वेरीफाई करके सॉल्व कर लोगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कॉचीज राइमन इक्वेशन यूज नहीं कर पाओगे, वैसे ही एग्जांपल मैं लेने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर लिखा कि एफ जेड एक फंक्शन है जो कि u प्लस आई भी लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, और मैंने बोल दिया दिस इज एनालिटिक, ये एनालिटिक है। उन्होंने मुझे बोला कि u की जो वैल्यू है, u की जो वैल्यू है वो x इंटू वाई के इक्वल है, एंड उन्होंने बोला कि v की वैल्यू 1,1 पे 0 के इक्वल है। अब मुझसे पूछा है कि v की वैल्यू बता दो कि v की वैल्यू कितनी है, और वो भी v की वैल्यू किस पे पूछा है, v की वैल्यू मुझसे पूछा है कि v की वैल्यू देन 0,0 पे बताओ कि कितनी होगी। v की वैल्यू 0,0 पे कितनी होगी ये बता दो। सर फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन बन गया ये तो, ऑप्शन में तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि u दिया हुआ है, v 1,1 पे 0 बोला गया, v 0,0 पे वैल्यू पूछ दी, तो मैं कैसे बता पाऊंगा। अगर ऑप्शन होते तब तो CR इक्वेशन से हेल्प लेके मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता, इट मीन मुझे सॉल्व करना पड़े। तो सॉल्व करने के लिए मैंने सबसे पहले लिखा डीबी का टोटल डेरिवेटिव, डीबी का टोटल डेरिवेटिव डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स dx प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई dy। हमें कॉचीज राइमन इक्वेशन की हेल्प से इन दोनों को चेंज करना है, क्योंकि दिया हुआ u है। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स इज माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, सो माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई dx प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स। सो मैं यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स लिख लेता हूँ, dy लिखा।
अब सर u दिया हुआ है तो डेल यू अपॉन डेल वाई कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल यू अपॉन डेल वाई जो आ जाएगा वो x आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस एक्स डी एक्स बन गया, माइनस एक्स डी। डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या बनेगा सर? डेल यू अपॉन डेल एक्स जो बनेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई बनेगा, सो प्लस वाई डी वाई भी हमने लिख लिया। तो ये हो गए डीवी की वैल्यू, ये हो गया डीवी की वैल्यू। तो डीवी की वैल्यू आ चुकी है अपने पास। अब जब डीवी की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो मैं बोलूंगा कि इसमें ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, मुझे v डायरेक्टली मिल जाएगा। सो v इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग माइनस एक्स डी एक्स कीपिंग y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। सर इसमें तो x कहीं पे है ही नहीं, तो मैं डायरेक्टली y dy लिख लेता हूँ, प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर लेता हूँ। माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस कांस्टेंट c। अब उन्होंने बोला कि वन वन पे वैल्यू जीरो के इक्वल है, वन वन पे वैल्यू जीरो के इक्वल है। तो जब मैंने यहाँ पर x की वैल्यू वन, y की वैल्यू वन पुट की, तो मुझे मिला माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू प्लस सी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी वन वन की वैल्यू जीरो है, तो हमें मिल रहा है कि ये जो वैल्यू लेनी है बी वन वन की वो जीरो है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, सी बना, तो सी की वैल्यू जीरो निकल कर आई। ये सी की वैल्यू जीरो इस वी में पुट कर लूं तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? वी की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। अब मुझसे पूछा है कि वी जीरो जीरो की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू भी जीरो लेनी है, वाई की वैल्यू भी जीरो लेनी है, तो सर वो जीरो ही निकल कर आया है, आंसर हो गया जीरो, आंसर हो गया जीरो। उसी तरीके से वो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि वी वन टू की वैल्यू कितनी है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मैं वी वन टू की वैल्यू निकालना स्टार्ट करूं, तो एक्स की वैल्यू वन पुट करेंगे, वन बाई टू, वाई की वैल्यू टू पुट करेंगे, टू स्क्वायर फोर, फोर डिवाइडेड बाई टू दैट इज टू, तो ये निकल कर आ जाएगा टू माइनस हाफ 1.5। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन था, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया? यस। एक और मेथड मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है? वो मेथड आपके सिलेबस में कहीं पे नहीं आएगा, लेकिन उससे क्वेश्चंस इजिली सॉल्व हो जाएंगे। ये मेरे नाम से मेथड है, मेरा नाम कुंदन कुमार है, और के फॉर इनिशियल, के फ्रॉम द सबटाइटल, या सो के मेथड है ना। सो ये मेथड मैंने ही डेवलप किया है, और इस मेथड पे रिसर्च पेपर वगैरह सब कुछ पब्लिश किए हुए हैं, मतलब ऑथेंटिक है, जेन्युइन मेथड है। इससे आप क्वेश्चन को समहाउ इजी वे में सॉल्व कर पाओगे। इस मेथड का यूज मुझे कब करना है ये चीज समझ लेते हैं। पहली चीज कि एफजेड जो हो वो एनालिटिक फंक्शन हो, वो एनालिटिक फंक्शन हो। अगर वो एनालिटिक नहीं है तो इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। ऑब्वियस ही बात है, ऊपर जितने भी मेथड दिए हुए थे सभी एनालिटिक फंक्शन के लिए ही दिए हुए थे, तो मैंने भी अपना मेथड जो बनाया वो एनालिटिक फंक्शन के लिए ही बनाया। इस मेथड का यूज कब करेंगे? जब u और v दोनों में से कोई मुझे एक दिया हुआ हो और मुझे एफ जेड पूछा गया। सर मिलने थॉमसन मेथड भी तो यही किया था, बिल्कुल वो वही किया था, मैं भी वही करने वाला। सो फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर u दिया हुआ है, u इज गिवन, तो क्या करना है? तो मैं बोलूंगा कि एफ जेड की जो वैल्यू होगी वो टू टाइम्स u, u के अंदर में जहां कहीं भी x हो उसको z बाई टू से रिप्लेस करो, जहां कहीं भी y हो उसको z अपॉन टू आई से रिप्लेस करो। ऐसा करने के बाद मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर लगा दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ एफ। सिंपल सा चीज है। दूसरा, अगर सर v दिया हुआ हो, अगर v इज गिवन हो, तो मैं एफ जेड कैसे निकालूंगा? तो दैट टाइम पे एफ जेड निकालने के लिए ध्यान में रखेंगे v इज इमेजिनरी पार्ट, तो मैं यहाँ पर i का यूज करूंगा, टू आई वी। सेम कॉन्सेप्ट, x को z बाई टू से रिप्लेस कर लीजिए एंड y को z अपॉन टू आई से रिप्लेस कर लीजिए, प्लस c लिख लीजिए। तो u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, तो हम इन दो फार्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। मैं जानबूझकर वही क्वेश्चंस लूंगा जो मैंने ऊपर सॉल्व करवाया है, ताकि आपको समझ में आए कि इस मेथड से हम कैसे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। हमने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें u की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिया था, इतने स्टेप्स करने के बाद मुझे जेड स्क्वायर प्लस सी निकल कर आया था।
सो सेम मैं यहाँ पे फंक्शन लूंगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस कितनी कम टाइम में सॉल्व हो रहे हैं। सो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि एफ जेड जो है वो एनालिटिक है, क्योंकि ये तो नेसेसिटी कंडीशन है कि एनालिटिक होना चाहिए, एनालिटिक है। और मैंने बोल दिया कि u की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और मुझे एफ ऑफ जेड पता करके बता दो कि क्या है। तो मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज किया इस मेथड का कि एफ जेड का फॉर्मूला ये है, 2 टाइम्स, जहां कहीं भी u में x दिखेगा, ये x है और ये क्या है, y है, जहां कहीं भी x दिखेगा उसको z/2 से रिप्लेस करो, ये रहा x। सो z/2 का स्क्वायर z² बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू z/2 आई है, z का स्क्वायर करेंगे सर z², 2 का स्क्वायर करेंगे 4, आई का स्क्वायर करेंगे -1, सो माइनस माइनस प्लस, प्लस सी। अब देखिए z² बाई 4 प्लस z²बाई 4, सर z²बाई 2, और ये 2 मल्टीपल में, तो z² प्लस सी आ गया। तो एफ जेड की वैल्यू जो है वो z² प्लस सी आ रही है। चेक कीजिए ऊपर में, क्या सेम आंसर है? देखो z² प्लस सी, तो वहां पर आंसर हमारा एक स्टेप में आ रहा है। अगर एग्जाम में जरूरत पड़ेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, कोई मेथड नहीं पूछने वाला आपसे। सो फंक्शन दिया हुआ था, हमने एफ जेड पूछा था, आंसर आ गया, फिनिश हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक मैंने एफ जेड बोला था कि वो एनालिटिक है, और उसमें मैंने v की वैल्यू दे रखी थी। v की वैल्यू क्या दे रखी है उस क्वेश्चन में, कंपेयर करते हुए चलते हैं कि पता चलते रहे अपने को। v की वैल्यू एक्स वाई ली थी मैंने, यहाँ पर सेम मैं x इंटू वाई v की वैल्यू ले लेता हूँ, v की वैल्यू x इंटू वाई ले लेता हूँ। ओके, मुझे क्या चाहिए, एफ जेड चाहिए, कि एफ जेड बता दो सर कि एफ जेड की वैल्यू कितनी है। तो जब एफ जेड की वैल्यूज मैंने यहाँ पे बताई v गिवन होने के कारण, तो मैंने बोला कि इमेजिनरी पार्ट है, आप 2i से स्टार्ट करोगे। 2i, जहां कहीं भी x है उसको आप z/2 से रिप्लेस करोगे, जहां कहीं भी y है उसको आप z/2i से रिप्लेस करोगे। देखो z/2 टाइम्स y है ना, x इंटू वाई है ना, तो z/2i प्लस सी लिख लेंगे। देखो 2i कैंसिल, तो बचा क्या सर, बच रहा है z² बाई 2 प्लस सी। चेक कर लो, क्या आंसर z² बाई 2 प्लस सी है? देखो z² बाई 2 प्लस सी है, u दिया हुआ था एक्स वाई, है ना, देखो u दिया हुआ था एक्स वाई, z² बाई 2 प्लस सी, तो हम इतने स्टेप से बच जाएंगे। कॉचेज राइमन इक्वेशन को समझ कर लिखना, पुट करना, ये सब चीजों से बच जाएंगे, हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। ध्यान में रखिएगा कि जैसे कि बुक्स वगैरह आप इंजीनियरिंग का पढ़ोगे ना, तो वहां पर कुछ ऐसे फंक्शन दिए हुए रहेंगे, x/x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस और प्लस आयोटा y/x² प्लस वाई स्क्वायर टाइप, ऐसे फंक्शन दिए हुए रहेंगे। मेरा वाला जो मेथड है वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा? पहले तो मैंने ही बोल रखा है कि जितनी भी एफ जेड है वो एनालिटिक होना चाहिए। अगर आप x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 ले लोगे तो क्या ये एनालिटिक होगा? सर u भी कंटिन्यूअस नहीं है, v भी कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये मेथड अप्लाई होता ही नहीं है। लेकिन अननेसेसरी बाकी लोग क्या करते हैं कि इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड या मिलने थॉमसन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो जो फंक्शन क्रिएट होगा ना, वो फंक्शन भी एनालिटिक नहीं होगा। मिलने थॉमसन मेथड भी कहता है कि फंक्शन एनालिटिक हो तब आप अप्लाई करो। सर ये तो एनालिटिक है ही नहीं, तो अप्लाई क्यों से करना है? लेकिन ठीक है, वो यूनिवर्सिटी बुक्स हैं, उसमें सॉल्यूशन उस तरीके से दिए रहते हैं, तो अपना वहां पर यूनिवर्सिटी एग्जाम में कर लिया। लेकिन यहाँ पर आप फंक्शन एनालिटिक है तो हम ऐसा कर रहे हैं, ये अप्लाई तभी हो पाएगा। ठीक है, सो ये सब चीजों का अपने को ध्यान में रखना है। अब एक यहाँ तक जो हम लोगों ने कवर किया है, इसके ऊपर क्वेश्चंस अगर मुझे मिल जाए तो बेटर है। 1 मिनट जरा देख लेता हूँ। क्वेश्चन वाली पीडीएफ दिख रही है ना आप लोगों को? एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें
न्यूमेरिक वैल्यूज पे था वो क्वेश्चंस, मुझे सर्च करना है। देखो, फिजिक्स 2017 में क्वेश्चन पूछा है, बाकी ब्रांचेस में नहीं पूछे हैं, तो बाकी ब्रांचेस में पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पूछ सकते हैं। मुझे क्या बोला है कि v की वैल्यू जो है वो 2xy प्लस 3y के इक्वल है, एंड वो बोला है कि वो एनालिटिक फंक्शन का ही एक पार्ट है। कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है ना, दैट इज इमेजिनरी पार्ट। उसे ये भी बोल दिया कि रियल पार्ट जो है वो 0 के इक्वल है ओरिजिन पे। मतलब उसने बोल दिया क्वेश्चन में कि u की वैल्यू 0,0 पे 0 के इक्वल है। अब मुझसे पूछा है कि u की वैल्यू 1 प्लस आई पे बताओ, इट मीन्स u की वैल्यू 1,1 पे बताओ कि कितनी होगी। फंक्शन v दिया हुआ है, मुझसे u पूछा है, फंक्शन के बारे में एनालिटिक फंक्शन बोल दिया 2xy प्लस 3y। सो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। क्वेश्चन में v की वैल्यू दी हुई है 2xy प्लस 3y, 2xy प्लस 3y। मुझे ये भी दिया हुआ है कि v की वैल्यू 0,0 पे 0 के इक्वल है। मुझसे पूछा है कि u की वैल्यू, सॉरी u की वैल्यू नॉट v, u की वैल्यू, u की वैल्यू 0,0 पे 0 के इक्वल है, एंड मुझसे पूछा कि u की वैल्यू 1,1 पे बताइए कि कितनी होगी। कौन सी मेथड से सॉल्व करना होगा ये आपको जस्टिफाई करना है। पहले पहले यहाँ आपको सोचकर बताना है कि कौन सा मेथड यूज करोगे। v दिया हुआ है, मुझे u पे वर्क करना है, कौन सा मेथड यूज करें? के केकेज मेथड क्या देगा? वो एफजेड देगा ना आपको। केकेज मेथड क्या देगा? एफजेड देगा। हमने एक ही मेथड पढ़ा है जिसमें हमें यू दिया हुआ हो तो भी निकलेगा, एक क्वेश्चन भी किया है। वो मेथड कौन सा है? देखो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड है ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। उसी मेथड में सिर्फ हमने पढ़ा कि यू दिया हुआ है तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे वर्क करने वाले हैं, वो वाले मेथड पे वर्क करने वाला। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, मुझे u चाहिए, तो मैं यहाँ पर डी यू लिखूंगा। सो डी यू की वैल्यू डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई। सर क्वेश्चन में v दिया हुआ है, यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स, इट मीन डेल यू अपॉन डेल एक्स को मैं रिप्लेस कर लूंगा डेल v अपॉन डेल वाई के साथ। कॉचीज राइमन इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई को रिप्लेस कर लेंगे माइनस डेल v अपॉन डेल एक्स के साथ। मैंने लिख लिया माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स डी वाई। v दिया हुआ है, सो डेल वी अपॉन डेल वाई अगर मैं कैलकुलेट करूं इट विल बी 2x प्लस 3। सो 2x प्लस 3 dx माइनस, अगर मैं डेल वी अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट करूं इट विल बिकम 2y। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो 2y और इसका 0। सो यहाँ पर 2y dy आ गया। मैंने आपको यही बोला था कि ये एग्जैक्ट फॉर्म में होगा ही होगा, हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है। इट मीन्स मुझे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लेना है। सो इंटीग्रेट 2x प्लस 3 dx कीपिंग y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। इसमें सर x का कोई टर्म है ही नहीं, तो बचा क्या है? -2y बचा है। -2y dy प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लगाएंगे। 2x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर आएगा, एंड 3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x आएंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो -y स्क्वायर आएगा प्लस c लिख लेते हैं। ये आ गई u की वैल्यू। u की वैल्यू आ चुकी है, तो मैंने बोला कि कंडीशन कुछ दिया हुआ था कि u की वैल्यू 0,0 पे 0 के इक्वल है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 ले लीजिए तो c की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। यहाँ से मुझे पता चल गया कि c की वैल्यू 0 है। c की वैल्यू 0 है, इट मीन्स u की जो वैल्यू बन गई वो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस वाई स्क्वायर बन गई।
मुझे u की वैल्यू 1 1 पे पूछा है, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 पुट किया, तो 1 प्लस 3 माइनस 1, तो सर ये वैल्यू जो निकल कर आ गई वो 3 आ गई, दैट विल बी दी आंसर, ये आंसर आ गया, है ना। अब देखो कि जो मैंने केकेज मेथड की बात किया, आपने बोला कि केकेज अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो चलो अप्लाई करके देखते हैं। सर v दिया हुआ है तो मैं fz पे वर्क कर सकता हूँ, और fz की वैल्यू मैं लिखूंगा 2i, जहां कहीं भी v है उसमें x को z बाई 2 से रिप्लेस करेंगे, सो 2 टाइम्स z अपॉन 2 टाइम्स जहां कहीं भी y है उसको z अपॉन 2i से रिप्लेस करेंगे, सो z अपॉन 2i, ये हो गया, प्लस 3 इंटू जेड अपॉन 2i, प्लस आपको कांस्टेंट ऐड कर लेनी है, वो कांस्टेंट ऐड कर लिया है यहाँ पे। जो कुछ भी सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 2i कैंसिल, 2i कैंसिल, तो जो बच रहा है वो भी देख लो, ये 2 एंड 2 कैंसिल, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर बच रहा है, जेड स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे 3z बच रहा है, सो प्लस 3z भी लिख लिया, प्लस सी आ रहा है, ये एफ जेड है। सर ये आसान सा फंक्शन है, इसलिए मैं इसके रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर सकता हूँ। जेड स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, 3z को में जब आप x एंड y रिप्लेस करोगे तो आपको मिलेगा 3x प्लस आयोटा 3y, प्लस कांस्टेंट नंबर था, उस प्लस कांस्टेंट नंबर को भी लिख लीजिए वहां पे, ये भी मैंने ऐड कर लिया। अब इसके सारे रियल पार्ट को एक साथ लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x, सारे आई वाले पार्ट को एक साथ लिख लीजिए, आई 2xy प्लस 3y या प्लस सी। अब समझना ये है कि जो दिया हुआ है वो भी है, तो भी के अलावा जो भी बचेगा वो u कहलाएगा, तो v कहाँ पर है सर, i के साथ जो होता है वो v होता है, क्या ये एग्जैक्टली 2xy प्लस 3y है, यस 2x प्लस 3y, ये v दिया हुआ है, तो बाकी जो भी बचा ना वो u कहलाएगा, इट मीन्स u की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी के इक्वल है, दिया हुआ है u 0 0 की वैल्यू 0 के इक्वल है, इट मीन्स c की वैल्यू 0 के इक्वल है, इट मीन्स u की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x आएगी। अब मुझसे पूछा u की वैल्यू 1 1 पे बता दो, 1 माइनस 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3। सर इससे भी सॉल्व हो गया, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि ये अगर जेड स्क्वायर है तब तो आप इजिली सॉल्व कर लिए, अगर जेड रेज टू 7 होता तो फंस जाते हैं ना, फंस जाते हैं ना, तो इसलिए हम इस वाले मेथड पे जा रहे हैं, इसलिए मैंने सारे मेथड पढ़ाया है ना। जब हमारे पास जेड रेज टू 7 हो तो उसको फिर से एक्स एंड वाई के टर्म्स में लिखना टिपिकल हो जाएगा, टफ हो जाएगा, इसलिए हम वैसा नहीं कर पाएंगे, है ना। अब यहाँ के बाद जो टॉपिक बच रहे हैं वो दो टॉपिक बच रहे हैं, एक बच रहा है हमारे पास कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, और एक बच रहा है पावर सीरीज, ये दो टॉपिक बच रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन एंड उसके बाद पावर सीरीज, 2 दिन में पूरा सिलेबस फिनिश हो जाने वाला है, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट।